आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम सुनकर शायद लगे कि ये बाहर की है, लेकिन इसका काम वो तो नए भारत की पहचान से जुड़ा है। हाँ, वही कंपनी जिसने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई, स्टैचू ऑफ यूनिटी, 182 मीटर ऊंची। सोचिए, इंजीनियरिंग का क्या कमाल होगा ये। यही नहीं, अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसे बनाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को मिली। और तो और, भारत के जो पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने थे, उनके पार्ट्स भी इसी कंपनी ने तैयार किए। मतलब देश के सबसे सीक्रेट और जरूरी साइंटिफिक मिशनों का ये एक अहम हिस्सा रही है। सवाल ये उठता है कि दो डेनिश इंजीनियर्स की बनाई हुई कंपनी आजाद भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की हड्डी कैसे बन गई। इसकी कहानी सच कहूं तो कुछ कुछ भारत की अपनी कहानी जैसी ही है। संयोग, चुनौतियां और फिर देश को बनाने का जज्बा। तो इसकी शुरुआत किसी बड़े प्लान या विजन से नहीं हुई। कहानी शुरू होती है दो ऐसे इंजीनियरों से जो अपने घर से हजारों मील दूर भारत में फंस गए थे। देखिए, 1934 में सोरेन टुब्रो भारत आए। फिर 1937 में उनके दोस्त हेनिंग हॉल्क लार्सन, दोनों डेनमार्क से थे। 1938 में दोनों ने मिलकर मुंबई में एल&टी शुरू कर दी। लेकिन तभी 1939 में शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 2 और बस ये दोनों यहीं भारत में फंस गए। किस्मत ने उन्हें एक नई जमीन पर अपना भविष्य बनाने पे मजबूर कर दिया। और शुरुआत कैसी थी? उनका पहला ऑफिस एक इतना छोटा सा कमरा था कि एक बार में बस एक ही आदमी बैठ सकता था। वहीं से उन्होंने डेनमार्क से मशीनें इंपोर्ट करके बेचने का काम शुरू किया। तो अब देखते हैं कि कैसे इस छोटी सी फर्म ने मौकों को पहचाना और नए नए आजाद हुए भारत के बड़े बड़े सपनों का हिस्सा बन गई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब बाहर से जहाज़ों का आना जाना बंद हो गया, तो उन्होंने खराब हुए जहाज़ों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इसी दौरान उन्हें टाटा ग्रुप से सोडा ऐश प्लांट बनाने का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। और सिर्फ यही नहीं, 1957 की मशहूर ऑस्कर विनिंग फिल्म द ब्रिज ऑन द रिवर क्वाई का वो आइकॉनिक लकड़ी का पुल भी इन्होंने ही बनाया था। अमूल डेयरी से लेकर रोरकेला स्टील प्लांट तक उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया और टाटा जैसे बड़े क्लाइंट्स का भरोसा जीता। और फिर जैसे जैसे भारत ने बड़े सपने देखने शुरू किए, एल&टी उसका पार्टनर बनता गया। 1965 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर काम किया। 70 के दशक में इसरो के रॉकेट्स के लिए पार्ट्स बनाए और 1985 से तो डीआरडीओ यानी हमारे डिफेंस रिसर्च विंग के साथ भी इनकी पार्टनरशिप शुरू हो गई। लेकिन यह सफर इतना आसान भी नहीं था। कंपनी पर दो बहुत बड़ी मुश्किलें आईं। एक थी असली आग की और दूसरी थी कॉर्पोरेट दुनिया की। साल 2002 एल&टी ने बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया। ये एक 17 किलोमीटर लंबा कन्वेयर बेल्ट था जिसे रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया। इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी जीत थी ये। सब कुछ ठीक था, प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। दोनों कंपनियों के बड़े अधिकारी पार्टी कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। और पार्टी शुरू होने के बस 1 घंटे बाद एक फोन आता है। फोन पर खबर थी कि किसी ने पूरे के पूरे कन्वेयर बेल्ट में आग लगा दी है। 2 साल की मेहनत आंखों के सामने राख हो गई। लेकिन जहां एल&टी की टीम ने जो किया वो कमाल था। इस पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा बनाने में 10 महीने लगने का अनुमान था, पर उन्होंने सिर्फ 4 महीने में इसे फिर से खड़ा कर दिया। एक तरफ तो वो बांग्लादेश में इस आग से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ भारत में कॉर्पोरेट दुनिया में एक और बड़ी आग लगने वाली थी। इसे कहते हैं हॉस्टाइल टेकओवर। मतलब जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को उसके मैनेजमेंट की मर्जी के खिलाफ खरीदने की कोशिश करे। ये कहानी 80 के दशक के आखिर में शुरू हुई, जब मनु छाबड़िया नाम के एक बिजनेसमैन ने एल&टी को खरीदने की कोशिश की। तब रिलायंस ने व्हाइट नाइट बनकर एल&टी को बचाया। लेकिन फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। 2001 में रिलायंस ने अपने सारे 18% शेयर अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर आदित्य बिड़ला ग्रुप को बेच दिए। अब एल&टी पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। तब कंपनी के सीईओ एएम नाइक ने कंपनी को बचाने के लिए एक शानदार चाल चली। 2003 में एक डील हुई, बिड़ला ग्रुप बाहर हो गया और एल&टी के कर्मचारियों ने एक ट्रस्ट बनाकर कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली। एएम नाइक ने कर्मचारियों से कहा, ये कंपनी उन लोगों की है जिन्होंने इसे बनाया है, हमें इसे मिलकर बचाना होगा। और यही वो मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने कंपनी को बचाने के लिए बाहर से मदद नहीं ली, बल्कि अपने ही कर्मचारियों को कंपनी का मालिक बना दिया। तो इन दोनों बड़ी आग से निकलने के बाद एल&टी सिर्फ बची नहीं, बल्कि पहले से कई ज्यादा मजबूत और बड़ी बनकर सामने आई।
तो जरा देखिए, कहाँ एक छोटा सा कमरा था मुंबई में और कहाँ आज 50 से ज्यादा देशों में कारोबार। शुरुआत हुई थी डेनमार्क से सामान इंपोर्ट करने से और आज ये अरबों डॉलर की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी है। 2023 में एल&टी की मार्केट वैल्यू करीब 3.1 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर दिखाता है कि इतने सालों में कंपनी ने कितना बड़ा भरोसा कमाया है। और आज एल&टी का मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सबसे बड़ा काम है, लगभग 50%। लेकिन 20% काम आईटी और टेक्नोलॉजी में है, 15% डिफेंस इंजीनियरिंग में और 10% एनर्जी सेक्टर में। मतलब ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड कंपनी बन चुकी है। तो आखिर में एल&टी की इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? इसकी विरासत क्या है? ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की कहानी नहीं है, ये कहानी है मुश्किलों में डटे रहने की, रेजिलियंस की। वर्ल्ड वॉर से लेकर आगजनी और हॉस्टाइल टेकओवर्स तक सब कुछ झेला। ये देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में एक भरोसेमंद पार्टनर की कहानी है और सबसे बढ़कर ये एक ऐसी अनोखी कंपनी की कहानी है जिसे उसके अपने ही कर्मचारियों ने बचाया और आज वो भी इसके मालिक हैं। तो सवाल उठता है कि क्या होता है जब एक कंपनी की कहानी उसके देश की कहानी का ही हिस्सा बन जाए? एल&टी का सफर दिखाता है कि जवाब है एक ऐसी विरासत जो सिर्फ इमारतें और पुल नहीं बनाती बल्कि देश का भविष्य भी बनाती है।